हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं लोगों के साथ और अगर लंबे टाइम तक बातचीत करनी हो या अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और या वैसे ही कुछ लिख रहे हैं और अगर हमको एक आधा पेज एक पेज लिखना हो, लंबा लिखना हो, तो कई बार हम उसको ठीक से लिख नहीं पाते। इसका रीज़न सिर्फ ये होता है दोस्तों कि हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एक तो ठीक से पता नहीं होते, दूसरे दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं ये हमको पता नहीं होता। तो दोस्तों हम ठीक से कर सकें, हम लंबे सेंटेंसेस बना सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट है मेरी जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस। तो उस प्लेलिस्ट में आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिनमें मैं एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से कंबाइन करना बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज की जो क्लास है इसमें हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस क्लॉजेज सीरीज 1 वीडियो 4। आज हम क्या सीखने वाले दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट सिंपल, जैसे भी इसको आप बोल लें, को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और हर बात को ध्यान से सीखना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक कंजंक्शन होना चाहिए बीच में। कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो हम एक क्लॉज की मदद से इन दोनों टेंसेस को जोड़ेंगे और हर तरह तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर समझना चाहिए, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ कंबाइन करने जा रहे हैं। तो ये जो दोनों टेंस होते हैं इनका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। वैसे अगर आपको सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होता है सेंटेंस का ये सीखना हो तो मेरे चैनल पर मैंने सिर्फ टेंसेस के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, लर्न ऑल द टेंसेस। उस प्लेलिस्ट में जाके आपको जितने भी टेंस हैं सबके ऐसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। तो उनको सीख करके आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हम पहले समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही है क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके बारे में उस सेंटेंस में कुछ बताया जा रहा हो वही सब्जेक्ट होता है, या जो हमको काम करता हुआ दिखाई पड़े वही सब्जेक्ट होता है। V1 का मतलब है दोस्तों वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, ईट, स्लीप, जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते, एस या ई एस नहीं ऐड करते या ING नहीं लगाते या डी या ED नहीं लगाते, उसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों, तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हमको यूज़ करना है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब प्लस एस या ES। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से V1 या V5 हम ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है सेंटेंस में जिसके ऊपर एक्शन का असर पड़ता हो, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो इतना स्ट्रक्चर है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़। ये भी सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसा सब्जेक्ट होगा उस जिसके साथ हैव लगता होगा उसके साथ हैव लगाएंगे, जिसके साथ हैज़ लगता होगा उसके साथ हैज़ लगाएंगे। जैसे ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है, तो ऐसे समझना आसान है। प्लस बीन, बीन दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर में ही होता है इसलिए इसको हम निकाल नहीं सकते, ये हमको रखना ही पड़ेगा। बीन प्लस V4, V4 का मतलब है वर्ब प्लस ING। जब भी वर्ब में ING लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है V4। तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर दोनों का ही हिंदी में मीनिंग होता है से, जैसे हम कहते हैं ना बचपन से या 2 घंटे से, वो वाला से। प्लस पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आप किसी से कह रहे हैं कि जैसे अभी 2020 है, आप किसी से कह रहे हैं मैं 2018 से म्यूज़िक सीख रहा हूँ। तो 2018 अगर आपने कहा तो आप स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, तो आप कहेंगे सिंस 2018 या सिंस 2018। लेकिन अगर आप 2018 से 2020 तक अभी 2 साल हुए हैं, ये पूरा जोड़ के पूरा पीरियड, पूरी अवधि आप बता रहे हैं, तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए, फॉर 2 ईयर्स। तो या तो कहेंगे सिंस 2018 या फॉर 2 ईयर्स, ऐसे सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल होता है। अगर आपको सिंस और फॉर के ही ऊपर वीडियो देखना हो और समझना हो कि इनको कैसे यूज़ करना है, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर सीखें। उसे मेरा ये वीडियो है सिंस एंड फॉर के ऊपर, तो आप वो देख करके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है जो अभी आपको बताया मैंने, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी सकारात्मक वाक्यों का, जो हाँ वाले वाक्य होते हैं। अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर सीखना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो मैंने लिखा है यहाँ पर। वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। जब भी डू या डज का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा प्लस ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर यहाँ नेगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं लिखा
क्योंकि उसमें सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है। हैव या हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम कैसे सेंटेंस इनको कंबाइन करेंगे और किस तरह के सेंटेंस हम बोल सकते हैं, ये हमको सीखना चाहिए। ये हम कुछ एक एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, कोई कह रहा है आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, यानी हिंदी में कहते हैं मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, आई बिलीव। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर दैट जो कंजंक्शन है वो हम लगा भी सकते थे और नहीं भी लगा सकते, हमारी मर्जी है। खास करके इनफॉर्मल इंग्लिश में दैट लोग कई बार नहीं भी लगाते और वो एक्सेप्टेड भी है, उसको स्वीकार भी कर लिया जाता है, उसको कोई ऐसा ग्रामर की मिस्टेक बहुत बड़ी नहीं कहा जाता। तो कुछ जगहों पर आप दैट नहीं भी लगा सकते हैं, या बाय प्रैक्टिस सीख सकते हैं कि कहाँ पर दैट लगता है, कहाँ पर नहीं लगता। अगर आप इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उससे आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ कहा जा रहा है आई बिलीव। अच्छा, ये जो हिस्सा है दोस्तों जो मैंने अंडरलाइन किया है, सिर्फ इतना ही हिस्सा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है, यहाँ दैट लगा भी सकते थे जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन मैंने नहीं लगाया, मर्जी आपकी। तो आई बिलीव, अब यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट हो रहा है। तो आई बिलीव जो ये एक क्लॉज है, इसमें आई सब्जेक्ट है, बिलीव इसका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट वर्ब होता है, या जो सब्जेक्ट के अलावा जो बचे सब प्रेडिकेट है। मेन वर्ड वर्ब, वर्ब को ही प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसमें आई सब्जेक्ट है, बिलीव प्रेडिकेट है, और दूसरे क्लॉज में जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्लॉज है, चाइना सब्जेक्ट है। तो क्या कहा जा रहा है, आई बिलीव चाइना हैज़ बीन ग्रैबिंग इंडियन टेरिटरी, मेरा ऐसा मानना है कि चीन भारतीय ज़मीन को, भारतीय क्षेत्र को, टेरिटरी का मीनिंग है क्षेत्र यानी ज़मीन को, लंबे टाइम से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से हड़पता हुआ आ रहा है, ऐसा कहा गया। आई बिलीव चाइना हैज़ बीन ग्रैबिंग, कैसे बना दोस्तों सेंटेंस, आई बिलीव, और ये यहीं तक था। चाइना के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि चाइना थर्ड पर्सन न्यूटर जेंडर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर, तो जो इट होता है एक्चुअली, तो इट की जगह पे हमने चाइना का इस्तेमाल किया। तो आई बिलीव चाइना हैज़ बीन, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना या तो या हड़प लेना, ज़मीन इत्यादि के सिलसिले में ग्रैब का मतलब होता है ज़मीन को हड़प लेना, जैसे हम बोलते हैं लैंड ग्रैबिंग, या ही हैज़ ग्रैब्ड एवरीबॉडीज लैंड, उसने हर किसी की ज़मीन हड़प ली है। तो ग्रैब को लैंड के साथ, टेरिटरी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही आई बिलीव चाइना हैज़ बीन ग्रैबिंग, V4 का इस्तेमाल हुआ। V4 का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, तो ग्रैब प्लस आईएनजी ग्रैबिंग हो गया। तो आई बिलीव चाइना हैज़ बीन ग्रैबिंग इंडियन टेरिटरी या इंडियन लैंड, ऑब्जेक्ट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम कैसे यूज हुआ दोस्तों, फॉर अ लॉन्ग टाइम, पूरा पीरियड दिया जा रहा है, एक लंबे समय से, स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं दिया जा रहा कि 2000 से या 2005 से, ऐसा नहीं बताया जा रहा, इसलिए यहाँ फॉर का इस्तेमाल हुआ। तो हमने कहा आई बिलीव चाइना हैज़ बीन ग्रैबिंग इंडियन लैंड, इंडियन टेरिटरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेरा ऐसा मानना है कि चाइना बहुत लंबे समय से भारत की ज़मीन हड़पता हुआ आ रहा है, ऐसा ये सेंटेंस है। और आपने देखा इसमें दो टेंसेस का इस्तेमाल हुआ। पहला हिस्सा जो है, पहला क्लॉज, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दूसरा जो हिस्सा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। कुछ एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है इट सीम्स टू मी, कोई अपने लिए कह रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा दिखता है कि, सब इसका मीनिंग हो सकता है हिंदी में। मुझे ऐसा लगता है कि, सीम का मीनिंग होता है प्रतीत होना, यानी लगना या दिखना, जैसे हम नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं। तो इट सीम्स टू मी, और ये कैसे बना दोस्तों, इतना जो हिस्सा है इट सीम्स टू मी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना है। कैसे जरा समझते हैं स्ट्रक्चर से। इट इसमें सब्जेक्ट है, सीम, इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर, जो चाइना भी था, तो ही शी इट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, इसलिए सीम जिसका मीनिंग है प्रतीत होना या लगना या दिखना, इसे मैंने एस लगा दिया। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा दिखता है। इसके बाद दोस्तों दैट, जो कि एक कंजंक्शन है। अब ये कंजंक्शन मैंने यूज कर दिया यहाँ पर, ये कंजंक्शन इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ेगा। दूसरा जो क्लॉज है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो कैसी बात कही जा रही है, कोई कह रहा है इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि, दैट ही हैज़ बीन फाइटिंग, वो लड़ता हुआ आ रहा है, अ लोनली बैटल सिंस चाइल्डहुड। मुझे ऐसा, किसी इंसान के लिए जो कि बड़ा संघर्ष करता हुआ है बचपन से, उसके लिए कोई कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बचपन से ही एक लंबी, एक अकेली लड़ाई लड़ता हुआ आ रहा है। कैसे बना है सेंटेंस दोस्तों, इट सीम्स टू मी आप समझ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। दैट एक कंजंक्शन है, और दूसरे क्लॉज में ही सब्जेक्ट है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है।
इसकी जगह पर हम किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे मुकेश, पंकज इत्यादि। तो इट सीम्स टू मी दैट ही हैज़ बीन फाइटिंग, कैसे बना दोस्तों सेंटेंस, ही हैज़ बीन, उसके बाद है फाइटिंग जो कि V4 है, फाइट प्लस आईएनजी, फाइटिंग अ लोनली बैटल, ऑब्जेक्ट है, अ लोनली बैटल है अकेली लड़ाई, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, बचपन एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए यहां पर सिंस का इस्तेमाल, सिंस चाइल्डहुड। सो इट सीम्स टू मी दैट ही हैज़ बीन फाइटिंग अ लोनली बैटल सिंस चाइल्डहुड। तो ऐसे करके आप देख रहे हैं कैसे लंबे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, आसान है, बीच में सिर्फ कंजंक्शन इस्तेमाल करना है। और जो अगर टेंसेस की जानकारी है आपको, तो आप इस प्रकार से सेंटेंसेस को कंबाइन करके आसानी से कितना भी लंबा सेंटेंस हो, ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिनमें 3 क्लॉज हो सकते हैं, तो तीनों, हर क्लॉज के बाद एक एक कंजंक्शन देते हुए चले जाएंगे और सारे क्लॉजेस को जोड़ देंगे। हो सकता है कई बार क्या होता है कि अगर एक सेंटेंस में 3 क्लॉज, इनमें तो 2 ही लिखे हैं मैंने, लेकिन कई बार आपको 3 क्लॉज मिलेंगे और उनका टेंस अलग भी हो सकता है पहले में प्रेजेंट हो, दूसरे में पास्ट हो, वो सेंटेंसेस भी हम सीखेंगे बाद में बनाना। एक्चुअली इसके बाद, इस आज की क्लास के बाद मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ सिंपल पास्ट को कंबाइन करना बताने वाला हूँ, जो उसमें जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो 5, वो उसी के बारे में होगा। तो ऐसे भी सेंटेंसेस हो सकते हैं हमको मिलेंगे और हम आसानी से उनको बना सकते हैं, सारे सेंटेंसेस बनाना हम धीरे धीरे सीख लेंगे। अच्छा दोस्तों, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि कोई किसी से पूछ रहा है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो। अच्छा दोस्तों, ये डू यू नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो मैंने इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया है। ये होता है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक क्वेश्चन मार्क डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन है। तो इसमें जो मेन क्लॉज है, पहला क्लॉज ही मेन क्लॉज होता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव उसका मूड है, तो उसके हिसाब से हमको दूसरा जो क्लॉज है उसको भी उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। इसमें एक बड़ी कमाल की बात है सीखने वाली, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो दोस्तों, किसी पूछा जा रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि, यहाँ की के लिए क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ की के लिए हम दैट नहीं लगा सकते। जैसे ही आप सवाल पूछेंगे, जब पहला क्लॉज क्वेश्चन का हो, तो आप जो की के लिए जनरली 2 कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है इफ, एक है वेदर। इफ कब इस्तेमाल करना चाहिए, जब दूसरे क्लॉज में कोई ऑप्शन नहीं हो, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो, 2, 3, 4 ऑप्शन नहीं हो। और वेदर का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब एक से ज़्यादा ऑप्शन हो। जैसे हम पूछते ना कि तुम चाय पियोगे, इसमें एक ही ऑप्शन है खाली चाय का, लेकिन अगर पूछा जाए तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी, 2 ऑप्शन है, तो इस प्रकार से हो तो वेदर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस जब आप सीखते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से, जब वो मैं आपको वीडियो दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, तो मैं उस वक्त इसको डिटेल में आपको बता दूंगा। फिलहाल हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमको इफ़ का इस्तेमाल करना है की के लिए। जैसे डू यू नो इफ़, क्या आप जानते हैं कि ही हैज़ बीन वर्किंग प्रॉपरली, क्या आप जानते हैं कि वो ठीक से काम करता हुआ आ रहा है कि नहीं। ऐसा कोई पूछ रहा है कि क्या आप, कोई किसी के बारे में इंक्वायरी कर रहा है, हो सकता है किसी ने किसी की नौकरी ही लगाई हो सकता है कोई पापा अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं, अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं कि वो ठीक से काम करता हुआ आ रहा है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो डू यू नो इफ़, क्या आप जानते हैं कि ही हैज़ बीन वर्किंग प्रॉपरली, कि वो ठीक से काम करता हुआ आ रहा है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, इसमें 2 बातें सीखने वाली है। पहली तो एक इंडियनिज्म करके चीज़ होती है कि जैसे इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए, तो हम लोग इंडियन हैं, हम हिंदी के हिसाब से इंग्लिश को बोल लेते हैं। जैसे मैंने अभी हिंदी में कहा कि वो ठीक से काम करता हुआ आ रहा है कि नहीं, हम ये की नहीं का भी ट्रांसलेशन करते हैं जो कि प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। इसलिए मैंने इसमें ये नहीं लिखा कि डू यू नो इफ़ ही हैज़ बीन वर्किंग प्रॉपरली और नॉट हम लगाते हैं कि नहीं, हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। अंग्रेज इस बात को ऐसे ही बोलेगा जैसे मैंने लिखा है, डू यू नो इफ़ ही हैज़ बीन वर्किंग प्रॉपरली, क्या आप जानते हैं कि वो ठीक से काम कर रहा है, इतना ही अंग्रेज बोलते हैं। तो हमको एक तो ये चीज़ सीखनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली क्या है कि चूंकि इसका पहला क्लॉज इंट्रोगेटिव का है, तो जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमको लगता है कि इंट्रोगेटिव है तो दूसरे क्लॉज में भी हमको दूसरे क्लॉज को वर्ब से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्लॉज आप हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। पहला क्लॉज इंट्रोगेटिव है तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो दूसरा क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। डू यू नो इफ़ ही हैज़ बीन वर्किंग प्रॉपरली, क्या आप जानते हैं कि वो ठीक से काम करता हुआ आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमको सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। देखा आपने दोस्तों कितना आसान है। अब आपको क्या करना चाहिए, मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स बताए, आपको खुद से कुछ एक एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ क्या, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ऐसे लोग अभी दुनिया में, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो आपको ये बोलेंगे कि ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजी तो ऐसे ही सीख लेते हैं। ये सब बातें सही नहीं है। अंग्रेजी सीखना एक्चुअली मुश्किल का भरा काम है, टेढ़ी खीर है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। इंग्लिश तभी सीख सकते हैं जब आप इंग्लिश के सारे पहलुओं की पढ़ाई करेंगे। ग्रामर सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, वर्ड्स का कैसे डिफरेंट के वर्ड्स के यूजेस हैं वो सीखेंगे, सिंबॉलिक यूज, मेटाफर्स, दुनिया भर की चीज़ें हैं। वो सब कुछ पढ़ाई करके ही हम प्रॉपर इंग्लिश को बोल सकते हैं। अगर टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी है, काम चलाओ, आर यू गो, नो आई नो गो, इस प्रकार से, तब तो ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। आदमी कहीं पर जहाँ फॉरेनर्स वगैरह रहते हैं उधर थोड़ा 2-4 महीने निकाल ले तो आदमी सीख सकता है, लेकिन उस इंग्लिश से हम लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके बड़े सपने हैं, आपको बड़े सपने हासिल करने हैं, आपको बड़ा इंसान बनना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, चाहे कंप्यूटर्स की पढ़ाई हो, वो हमको करनी पड़ती है। ये सब हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको इन स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाने की तब तक बनाते रहना चाहिए जब तक कि ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर ना हो जाए और आप एकदम चुटकियों में आसानी से किसी भी लंबी बात को, किसी भी लंबे सेंटेंस को आसानी से बोल सकें या लिख सकें। और अगर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं हूँ ही। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि मुझसे ये सेंटेंस नहीं बन रहा, मैं आपको बता दूंगा कि वो सेंटेंस कैसे बन सकता है। अगर उसमें कम टाइम लगेगा तो मैं वही कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर दूंगा। अगर उसमें ज़्यादा टाइम लगना होगा तो मैं आपको उसका एक वीडियो बना के दे दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इस क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। उसमें हम क्या सीखेंगे दोस्तों, कि सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल पास्ट कंबाइन हो सकता है कि नहीं, ज़रा करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।